नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एडवांस ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में। आज हमारे साथ हैं शोभा आंटी। ये काफ़ी दिन से स्लिप डिस्क और सर्वाइकल के पेन से ग्रसित हैं और ये बहुत पुराना समस्या है। इनको काफ़ी दिन से इलाज कराया है, तो इन्हीं से पूछते हैं कि पहले कहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, क्या क्या हुआ अभी तक, कैसे इनका ये बीमारी शुरू हुई थी, कब से, तो इन्हीं से जानते हैं। बताएं आंटी जी, पहले अपना नाम बताएं, फिर बताएं कब शुरू हुआ था। सर नमस्कार, मैं शोभा देवी। मैं 8-10 साल से बहुत परेशान थी। मैंने बहुत इलाज कराया, जीवन से भी बहुत कराया और भी जगह में बहुत कराया, मुझे कहीं कोई आराम नहीं मिला। अभी मैं यहाँ फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, 1 महीने से करा रही हूँ, मुझे बहुत आराम है। आंटी जी, पहले मतलब शुरुआत कैसे हुई थी, कुछ आपको याद है कि ये बीमारी आपको जब लगी थी उस समय कैसे क्या हुआ था, ऐसा कुछ? शुरुआत ये था कि मैं जॉब करती थी, तो उस दौरान में कई बार गिर गई। जैसे मैं ड्यूटी से आ रही हूँ, एक बार मैं रिक्शे से गिर गई, रिक्शे से ठीक ऐसे ही बैठ गई। 1-2 बार मैं अपने ऑफिस में गिर गई। तो कई बार गिरने से जो है मुझे डिस्क की प्रॉब्लम आने लगी। तो मैंने अपने वहाँ भी अल्ट्रासाउंड एक MRI कराई थी हॉस्पिटल के थ्रू, तो उसमें मुझे L4, L5 की, L3 की प्रॉब्लम आई थी और सर्वाइकल का पेन आया था। उससे मैं जीवी से दवाई खा रही थी। मुझे जब तक मैं वहाँ दवाई खाती थी मुझे राहत थी, उसके दवाई छोड़ने के बाद मुझे फिर यही प्रॉब्लम चालू हो गई। अभी मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, इससे मुझे बहुत आराम मिल रहा है। आपको कमर में दर्द होता है और उसके अलावा पैर में भी दिक्कत होती है? मुझे कमर में दर्द होता है, उल्टे पैर में, सीधे में उल्टे पैर में दिक्कत जा रही है। उल्टे पैर झंझनाहट होता है, झंझनाहट, पैरों में जलन आनी चालू हो गई है। एक्चुअली नस जब दब जाती है तो सबसे पहला सिग्नल तो यही होता है कि अगर आपकी डिस्क में दिक्कत हुई तो सबसे पहले कमर में दर्द आता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्क और आगे खिसक जाती है और ज़्यादा दबती है तो कुछ और सिग्नल शुरू हो जाते हैं, जैसे झंझनाहट, पैर में झंझनाहट आना, पैरों में चींटी जैसा दिखता है, या फिर जलन जैसे तलवे में जलन जैसी महसूस होती है। तो इस तरह से आपको भी मतलब ऐसा लगता है? ये प्रॉब्लम मुझे आ गई चालू। अच्छा, अब शुरू हो गया था? ये प्रॉब्लम चालू होगी। मेरे घुटने में भी गैप आया हुआ है। घुटने में तो आपको प्रॉब्लम है क्योंकि वेट ज्यादा है, तो इसकी वजह से घुटने में भी दिक्कत आती है। उसकी वजह से है ही। साथ में पैरों में जो झंझनाहट, सुन्नपन आने लगता है और पैरों में जलन होती है, ये इसकी वजह से ये मतलब ये एक तरह से क्रोनिक बीमारी बन जाती है। सर्वाइकल मतलब जो आपके कमर दर्द में दिक्कत करने शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतनी धीरे धीरे कुछ न कुछ नई नई समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो लगभग आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हुए कितना? अभी लगभग मुझे 1 महीना हुआ है। 1 महीना होने जा रहा है। एक्चुअली इनका पैर में जब दर्द होता है, किसी को भी पैर में दर्द होता है तो इंसान उस तरीके से चलना शुरू कर देता है जिससे उसको आराम होता है। मतलब थोड़ा सा बेंड करके या फिर कमर को थोड़ा तिरछा करके, जैसे आराम मिलता है। तो अगर बहुत ज़्यादा पुराना समस्या होता है तो 6 महीने, साल में कुछ न कुछ डिफॉर्मिटी पैरों में या कमर में आ जाती है। इसी तरीके से जब इन्होंने हमारे यहाँ शुरू किया था ट्रीटमेंट लेना, तो मैंने देखा था इनका पैर जो था घुटने की जगह से बेंड हुआ था अंदर से। जब ये पैर फैलाती थी तो इनका घुटना नीचे टच नहीं करता था, लगभग काफ़ी 2 इंच 2.5 इंच का गैप होता था पैरों में। तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट किया था, तो लगभग वो आपका वो सही हो गया है। वो पैर मेरा ठीक हो गया, बिल्कुल सीधी खड़ी होती हूँ। क्योंकि पैर में जब सीधा आदमी खड़ा होता है तो घुटना सब सीधा होगा तो खिंचाव महसूस होगा पीछे। अब मुझे चलने में लचक भी नहीं आ रही। बीच में क्या है कि मैं चलती थी तो चलने में मुझे उल्टे हाथ की तरफ लचक आनी चालू। लचक होना, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द होता है जब पैर सीधा खड़ा होगा। जब पैर सीधा होगा तो उसमें क्योंकि पीछे की जो नस होती है टाइट हो जाती है, पीछे साटिका नस, और उसकी वजह से वो पैर को पूरा खुलने नहीं देती है। जिसकी वजह से आदमी थोड़ा सा पैर को बेंड करके चलने शुरू कर देता है, और जब भी वो थोड़ा सा ज्यादा चलेगा, कुछ देर चलेगा, तो फिर वो इतना ज्यादा दर्द होने लगता है, तो फिर वो उसमें पैरों में लचक आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह वो तो प्रॉब्लम एक थी, कुछ दिन में ही खत्म हो गई। आप इनका ट्रीटमेंट फोकस किया गया है कि कमर के लिए? इस समय पूरा ट्रीटमेंट का कमर का ही चल रहा है। तो लगभग काफ़ी दिन हो गया है, 10-12 दिन तो सिर्फ कमर का ही चल रहा है।
तो कमर के दर्द में कितना आराम लग रहा है? कमर के दर्द में पहले से जो मैं करा रही हूँ तो अभी मतलब एक तो मेरा सूनपन खत्म हो रहा है पैर से, और जो मेरे उल्टे हाथ की हिप्स में दर्द होता था वो भी थोड़ा सा कम है। मतलब ये समझिएगा जब भी मैं करा रही हूँ तो 50% मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। अब 50% आराम हो गया है। हाँ। लगभग 15 दिन 20 दिन से कंटिन्यू कमर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। ये अच्छा सिग्नल है, क्योंकि 15 दिन में 50% आराम हो जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, और कुछ दिन और चलेगा, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, क्योंकि बीमारी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मैं इनका आपको MRI भी दिखाऊंगा वीडियो में। MRI में भी इनकी 2 डिस्क में ज़्यादा डैमेज हुआ है। और सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि जब आदमी कभी अपने आप जब डिस्क में प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे कोई झटका चोट लग जाती है, तो डिस्क हमेशा पोस्टीरियर साइड में बर्ज होता है। लेकिन जब आदमी गिरता है, चोट लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पीछे जो लिगामेंटम फ्लेवम होता है, एक मांसपेशी होती है जो अंदर के साइड में होती है, जहाँ पे हमारा कैनाल होता है, और वहाँ पे लिगामेंटम फ्लेवम जो मांसपेशी होती है वो अंदर के साइड गिरने के साइड में अपोजिट डायरेक्शन में मांसपेशी आ जाती है। उस पीछे से भी, मतलब दोनों साइड से, अगर ये नर्व है तो इधर से भी कंप्रेशन, इधर से भी कंप्रेशन, क्योंकि ये कई बार गिर चुकी हैं, तो इसलिए पीछे की साइड जब आदमी ऐसे बेंड होता है, शरीर ऐसे बेंड होता है, तो जो पोस्टीरियर साइड की मसल होती है वो आगे की इंटीरियर साइड में वो बढ़ जाती है, तो पीछे से भी कंप्रेशन हो रहा है, आगे से भी कंप्रेशन, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर एक साइड से होता है तो एक ही तरफ से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक ही साइड से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो जल्दी आराम हो जाता है। लेकिन जब दोनों साइड से हो जाता है तब समस्या उसमें हो जाती है, क्योंकि आप अगर फ्लेक्शन की एक्सरसाइज करा रहे हैं तो एक्सटेंशन में दिक्कत करेगी, एक्सटेंशन की एक्सरसाइज कराएंगे तो फ्लेक्शन वाली करेगी, तो दोनों में दिक्कत कर देती है। इसलिए इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप फ्लेक्शन की नहीं करा सकते, नहीं एक्सटेंशन की करा सकते हैं, इसलिए बैलेंस करके चलना होता है, और काफ़ी लंबे समय की करना पड़ता है, ताकि धीरे धीरे मांसपेशियाँ अपनी पोजीशन में आए, उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। जब मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो अपने आप वहाँ पे जो न्यूरल फोरामेन की जगह होती है वो भी बढ़ जाती है, और जो कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है, कैनाल की जगह कम हो रही है, वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें दबाव कम हो जाता है, तो फिर दर्द काफ़ी रिलीफ हो जाता है। चलिए, अच्छा है आंटी जी, आप 15-20 दिन में आपका 50% ट्रीटमेंट लगभग हो चुका है, 50% और बचा हुआ है, तो देखते हैं कितना समय लेता है। इसी तरह से आप जारी रखें। दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं इस तरह के, अगर कोई समस्या हो तो किसी को? नहीं सर, किसी और को समस्या होगी तो जरूर मैं अपने इसी क्लिनिक के लिए बताऊंगी। हमारे डॉक्टर साहब का हाथ बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। सर्वाइकल वाले भी पेशेंट आते हैं, बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत आराम है पहले से। यही चीज़ मैं बताऊंगी, जैसे मुझे आराम मिला ऐसे मेरे आने वाले कोई भी पेशेंट आता है उसके लिए बहुत आराम मिलना चाहिए। एक्चुअली हमने कई पेशेंट का ऐसा भी देखा हुआ है कि लोग कहते हैं कि जैसे थेरेपी कहीं और करा लिया तो नहीं आराम होता, तो वो सोचता है कि थेरेपी से आराम नहीं मिला तो मिलेगा ही नहीं हमें। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर पेशेंट की बीमारी अलग अलग होती है, हर तरीके, मतलब सिम्टम तो एक जैसा होता है, लेकिन कारण सबके अलग अलग होते हैं। डिस्क बल्ज में भी कई चीज़ें होती हैं, डिस्क बल्ज होता है, प्रोट्रूजन होता है, हार्निएशन होता है, लिगामेंटम फ्लेवम आर्थोपैथी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हर पेशेंट की अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट का ठीक नहीं हुआ तो किसी का ठीक ही नहीं होगा, और किसी का ठीक हो गया तो दूसरा भी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, उनका ट्रीटमेंट का तरीका भी अलग अलग किया जाता है। तो अगर आप भी इस तरीके से कमर दर्द में अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है, स्लिप डिस्क है, या फिर साइटिका जैसी समस्या है, तो एक बार एडवांस आर्थो एंड फिजियो क्लिनिक में आए, 10-15 दिन का ट्रीटमेंट लें। अगर आपको लगता है हाँ बेहतर हो रहा है, पहले से हो रहा है, तो उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर करके अपने इस क्रोनिक समस्या से निजात पा सकते हैं। और क्योंकि दवाई से इसमें राहत बहुत कम मिलती है, क्योंकि अगर किसी शरीर के बनावट में कोई बदलाव आ गया हो, कोई चीज़ फट गई हो या फिर टेढ़ी हो गई हो, वो दवाई नहीं ठीक कर सकती उसको। दवाई से तो ये हो जाता है कि जो प्रेजेंट टाइम में आपको समस्या है, जो दर्द हो रहा है,
अगर आप उससे आपको निजात मिल जाएगी, ताकि ट्रीटमेंट आप करा सको। दवाई भी चलती रहती है साथ में, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो उसको आप खाते लेते रहो। साथ में फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फिजियोथेरेपी 90% काम करती है, दवाएं 10% काम करती है। 10% वो करती है जो प्रेजेंट टाइम में आपको दर्द हो रहा है उसको आपको कम करेगा, लेकिन 90% जो फिजियोथेरेपी से आपको आराम मिलेगा वो आपको लंबे समय के लिए मिलेगा। अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया, काफ़ी लंबे समय से आपने इलाज कराया और धीरे धीरे आपको रिलीफ हो रहा है, तो उसके साथ में आगे दवा आप बंद कर देते हैं, फिजियोथेरेपी बंद कर देते हैं, तो भी साथ में कुछ प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, बचाव रखना पड़ेगा अपने आप के शरीर को, ताकि जो हड्डियों को बैलेंस करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए लिगामेंट वगैरह होते हैं जो कमजोर हुए रहते हैं, 4-6 महीने में एकदम मजबूत हो जाए, टाइट हो जाए, तो दोबारा डिस्क अपने जगह से खिसकती नहीं है, उसमें वजन कम होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा जो उभरा हुआ पार्ट है वो अंदर चला गया, अगर आपने 4-6 महीने इसको बचा लिया, वो टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। क्योंकि आप जो मेडिसिन दी जाती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो कार्टिलेज के लिए, बोन के लिए वो मजबूत कर देती है। जब मजबूत हो जाती है तो जाहिर सी बात है दोबारा वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा झटके से बचाना होता है, कहीं गिरे ना, कहीं झटका बाइक से झटका न लगे, ये सब अगर आप बचा लेते हैं तो आप अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं दूसरा पेशेंट कौन होता है, क्योंकि आज भी ये दोपहर में आंटी जी का बना रहे हैं, शाम को भी कई बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके साथ में मिलवाएंगे आपको, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो हम बेसिकली अपने साटका पे बनाने वाले हैं। साटका ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पैर आपका जो साटका से प्रभावित होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका बचाव क्या करें, साटका है क्या चीज़, बीमारी है या फिर सिम्टम्स है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हमें कोई डॉक्टर कहते हैं साटका हो गया है, और साटका के नाम पे 6 महीने, साल भर, 2 साल के दवा शुरू कर देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते रहो, दिखाते रहो, एक बहुत ही लंबा समय हो जाता है, लेकिन आराम किसी को नहीं मिल पाता है। तो साटका क्या चीज़ है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं। ये साटका कोई बीमारी नहीं है, जिसको भी साटका हो तो आप जरूर बता सकते हैं कि साटका कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साटका एक सिम्टम्स है। साटका किस चीज़ का सिम्टम है? स्लिप डिस्क का। अगर आपकी स्लिप डिस्क हुआ है, अगर नस आपकी दब रही है, तो पैर में, क्योंकि साटका नस हमारी होती है जिसका नाम ही साटका है, वो कमर से निकलती है, पूरे एड़ी तक जाती है, उसका नाम सिएटिक नस है। तो सिएटिक नस में अगर प्रॉब्लम होती है तो साटका बोला जाता है। तो प्रॉब्लम क्यों होती है? वो अपने आप नहीं होती, किसी की भी साटका अपने आप नहीं होता कि आप सोए हो कल साटका हो गया, ऐसा नहीं होता। साटका होता है नस के दबने से। नस दबती क्यों है? डिस्क के खराब होने से, डिस्क बल्ज होने से। डिस्क में अगर आपके स्लिप डिस्क हुआ है तो साटका होगा। तो साटका का इलाज न करा करके आप अगर स्लिप डिस्क का इलाज कराते हैं तो साटका से 100% निजात मिल जाएगी आपको। तो याद रखिएगा, साटका का इलाज कराना है तो स्लिप डिस्क का इलाज कराएं, 100% आपका साटका खत्म हो जाएगी। नमस्कार। थैंक यू सर।